नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। एमपी के बालाघाट दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालाघाट में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भारतीय पारधी के समर्थन में प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के बालाघाट दौरे पर रहेंगे और मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी 2 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री आज बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। पीएम की यह जनसभा बीजेपी के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा यहां से एक तीर से 2 निशाने की तैयारी में। तो आपको बता दें कि बालाघाट दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालाघाट दौरे पर हैं। यहां पर जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय पारधी यानी कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे और वो जनता से रूबरू होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आज दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश से पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर पहुंचकर वो जनता से रूबरू होंगे, अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज बानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, 2 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कितना अहम ये दौरा माना जा रहा है पंकज? बिल्कुल, बेशक देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों में दूसरा दौरा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जबलपुर में रोड शो किया था और तमाम जनता था वो वहां पहुंची थी प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। और आज 2:30 बजे के करीबन प्रधानमंत्री मोदी बालाघाट पहुंचेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन, उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पे महिला चेहरा है भारतीय पारधी, उनको मौका दिया गया। और कांग्रेस के सम्राट सारस्वत है, उनका इस तरह से कंपटीशन। तो कहिए बीजेपी को जीत के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी दौरा करते नजर आ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री बालाघाट में वहां पे तमाम जो जनता है उनको संबोधित करेंगे। और छिंदवाड़ा के प्रत्याशी बंटी साहू और बालाघाट के प्रत्याशी भारतीय पारधी, ये दोनों वहां मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी मंच से तमाम जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। बिल्कुल पंकज, और ये दौरा इसलिए और अहम हो जाता कि बालाघाट वो लोकसभा सीट है जहां से 2 राज्यों की सीमा लगती है, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए या महाराष्ट्र की बात कर ली जाए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो गोंदिया भंडारा वो सीट है जो बालाघाट की सीट से लगी हुई है, जो और दूसरी राजनांदगांव, ये दोनों सीटें काफी अहम मानी जाती हैं। तो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है पंकज। बिल्कुल, बेशक देखिए, बालाघाट अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और वहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कहने का साफ मैसेज है कि वो तमाम जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है या आदिवासी बेल्ट के लोग हैं उनको प्रभावित करता नजर आएगा। दूसरी तरफ बालाघाट से लगातार नए चेहरे हर बार दिए जाते हैं। पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता, उसके बाद 2014 से लगातार बीजेपी जीतती नजर आई। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट काटकर नए उम्मीदवार को उतारा गया है। और जो 2 राज्यों की सीमा है, चाहे महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो, वो भी लगा हुआ है।
और वहां पे मराठी जो वोटर्स है वो भी वहां पे मौजूद है। तो ऐसे में लगातार ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से उनको लुभाया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वो दौरा करते जा रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार करते जा रहे हैं। और प्रयास ये है कि जो पिछली बार जो मार्जिन था उससे ज्यादा, पिछली बार जीत का अंतर करीबन 2,40,000 के आसपास था, और इस बार प्रयास है कि जो अंतर है वो ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल पंकज, तो बालाघाट से उन सीटों पर निशाना साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी जो बालाघाट के इर्द गिर्द है, चाहे फिर वो मंडला और छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए। छिंदवाड़ा में भी जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, यानी कि वो बालाघाट वो जगह रखी गई है, आज वो जगह चुनी गई जिससे आसपास की तमाम सीटों को साधने की कोशिश की जा सके। पंकज, देखिए मंडला से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ते हैं, बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के आदिवासी चेहरे हैं वो। और वही छिंदवाड़ा से देखा जाए तो बीजेपी ने बंटी साहू को मौका दिया है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो किला पिछले कई सालों से बीजेपी भेज नहीं पाई है छिंदवाड़ा का, उसको भेजने की लगातार प्रयास करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके लिए तमाम बड़े नेता दौरा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तमाम जो सीट है वो पहले चरण की चुनाव की सीट है, और वहां पर लगातार प्रयास चाहिए कि वो जीत हासिल किया जाए। ऐसे में अगर मंडला की बात करें तो मंडला भी पहले चरण में चुनाव है जिसमें प्रहलाद सिंह फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस ने मौका दिया। वही दूसरी तरफ देखा जाए छिंदवाड़ा में नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं वो कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी के बंटी साहू जो विधानसभा चुनाव भी कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। लेकिन सब प्रयास है कि बीजेपी जो बड़ी अंतर के साथ चुनाव छिंदवाड़ा चुनाव बालाघाट हो या मंडला जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां से जीत हासिल कर पाए। बिल्कुल पंकज, बालाघाट वो जगह है, वो लोकसभा सीट है जहां पर 6 विधानसभा की सीटें आती है। अगर पिछले चुनाव पर एक नजर पंकज डाला जाए विधानसभा के चुनाव पर, तो 6 में से 2 बीजेपी को मिली थी, 4 पर हार मिली थी। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा की हार की भरपाई लोकसभा की तैयारी में है बीजेपी, और यही वजह है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। बालाघाट को इसलिए रखा गया है आज के दिन, और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। पंकज, बिल्कुल बेशक, देखिए अगर आप तीनों लोकसभा क्षेत्र खासकर मंडला, बालाघाट या छिंदवाड़ा तीनों लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो तीनों लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का असर ज्यादा दिखता नजर आ रहा है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है, खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीते थे। तो ऐसे में लगातार प्रयास यही है बीजेपी का तीनों सीटों पे बड़े अंतर तक चुनाव जीता जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया था और अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, आज उस याचिका को लेकर फैसला आ सकता है। लगभग 2:30 बजे का वो समय है जब उम्मीद लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला आ सकता है। दरअसल इससे पहले सुनवाई हुई थी तो फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और आज सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है या फिर वो जेल में ही रहेंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि देश की नजरें आज कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं और लगभग 2:30 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं और सभी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, संजय सिंह की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि संजय सिंह को अगर जमानत मिल सकती है तो धीरे धीरे सारे नेताओं को जमानत मिलेगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है या झटका लगता है, क्योंकि आज
उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर आज फैसला आने वाला है और दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आज अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फैसला आएगा। उनके तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को लेकर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या झटका लगता है, क्योंकि लगातार तमाम याचिकाएं एक के बाद एक दायर की जा रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा की भी मांग की जा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तो लगातार ये दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, उसकी जो तपिश है वो गर्मी में और भी तपती जा रही है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से राहत मिलेगी या उन्हें एक झटका लग सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या उन्हें जमानत मिलती है और वो जेल से बाहर आएंगे। तो ये सवाल बना हुआ है और यही वजह है कि सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, आज सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे, क्या उन्हें जमानत मिलती है या फिर एक झटका और लग सकता है। आयुषी। बिल्कुल आर्या, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। तो कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी है, चूंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और क्या उसके अंदर है ये तो आज पता चलेगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को सीएम को अरेस्ट कर लिया था और वो अभी तक न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ में बंद है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने को लेकर चुनौती दी है, गैर संवैधानिक बताया है, गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट के पास अपनी बात रखने की कोशिश की है कि आखिर कोर्ट का इस पर क्या नजरिया है। बिल्कुल आयुषी, और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, संजय सिंह को जमानत मिली, उसके बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है, उन्हें भी कोर्ट से राहत मिल सकती है। ये उम्मीद लगाना कितना सही होगा, क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कुछ भी हो सकता है। आयुषी। बिल्कुल आर्या, देखिए संजय सिंह पार्टी के कद्दावर नेता है, एक अच्छे वक्ता है, मीडिया में बने रहते हैं, जनता में बने रहते हैं। तो संजय सिंह के बाहर आने से कहीं ना कहीं पार्टी में जान वापस आ गई है। तो पार्टी अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रही थी। वहीं संजय सिंह के बाहर आने के बाद वो पार्टी में उतनी ही मजबूती नजर आ रही है। अब रही बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने की, तो लगातार कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सड़क पर बातें रखी जा रही है ताकि जनता के बीच में पहुंचाई जा सके, क्योंकि चुनावी साल है तो हर चीज चुनाव। बिल्कुल आयुषी, और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब जिस हिसाब से इस पूरे मामले को लेकर फैसला आने वाला है, तो ये देखना होगा कि आगे तस्वीरें क्या कुछ होती है, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर एक और झटका लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रही हैं और इस दौरान वो पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।
और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना मतदान दें। माहौल तो आप लोग देखते हैं और आप लोग बताते हैं, और मुझे जो लगता है बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और एकदम द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी तक ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर राम भक्ति ये जागृत हो चुकी है, और इसके नाते से लोग उसी हिसाब से निर्णय देंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। उत्तराखंड की संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाजों को मनाने का अपना अलग अंदाज है। उत्तराखंड में बिटोली पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। बिटोली पर्व में मायके पक्ष की तरफ से लड़की को सामान दिया जाता है और इस पर्व के मौके पर नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में लगभग 55 शादीशुदा बहनों को बटोली दी गई। और इस पर्व के संबंध में पंडित जगदीश चंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाहित बहनों को चैत का महीना आते ही अपने मायके से आने वाली बिटोली की सौगात का इंतजार रहता है। और इसी परंपरा को निभाते हुए पाषाण देवी मंदिर में बीते वर्ष से बिटोली दी जा रही है। नवादा में पहली बार राजवंशी समाज के लोगों ने आरजेडी को मतदान करने की घोषणा की है। राजवंशी समाज के लोगों ने इस बार बीजेपी को अपना वोट नहीं देने का फरमान जारी किया है। राजवंशी समाज के लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार का स्लोगन देकर आरजेडी को मतदान करें। राजवंशी समाज के लोगों ने अकबरपुर प्रखंड के बससंडा गांव में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया है। आपको बताते चले कि नवादा लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुमार कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेता शामिल रहे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर औरैया से है। औरैया में चैत्र नवरात्रि के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि पर मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बरारी में शराब तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। भागलपुर में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर और थानेदार एसआई समेत एक पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पहुंची सीआईईटी दंगा नियंत्रण टीम और एसबीआई के 150 पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई कर बंधक पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया। पुलिस ने इस मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर 110 लीटर देशी शराब भी जब्त की है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और एसएसपी संतोष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के
पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर जगह पुलिस प्रशासन की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार अलग अलग जगह पर की जा रही है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि कोई भी तस्वीरें ना सामने निकल कर आए। और यही वजह है कि लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस के उमाशंकर शुक्ला ने बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को देख रहे हैं तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। और अजय चंद्राकर को परिपक्व नेता माना जाता है, लेकिन वो ऐसे बयान देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उमाशंकर ने कहा कि चंद्राकर को अपनी ही डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अजय चंद्राकर के बयान को लेकर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि चंद्राकर को अपने ही सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं है और अजय चंद्राकर जो बयान दे रहे हैं वो सही नहीं है। उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में लगातार चुनाव से पहले तमाम आरोपों का दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब कांग्रेस ने अजय चंद्राकर के बयान को लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अजय चंद्राकर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। हमने कल बयान पढ़ा था आज, तो उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी कवासी लखमा जी के ऊपर कि कवासी लखमा जी दक्षिण बस्तर में प्रचार कर रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है और उनके साथ संदिग्ध व्यक्ति देखे जा रहे हैं। तो मेरा उनसे कहना है, माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत ही पुराने 15 साल मंत्री रहे हैं और इस बार उनको शायद मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, तो शायद वो कुंठित है और कुंठा के वश में आकर अपने मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं और इसलिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर उल्लू जुलूल की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है, प्रतिदिन उनको प्रोटोकॉल में सूचना दी जाती है, एक एक पल की उनको सूचना दी जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी पब्लिक मीटिंग होगी, हर बात की सूचना दी जाती है पुलिस को, IG को, DIG को, सारी चीज़ें। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए TV 27 न्यूज़।